पिछले पार्ट में हमने देखा कि जेकब पियर्स यूरेनियम चुराने में कामयाब रहा, जिसके चलते प्रेसिडेंट मैडम के रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। दरअसल उन्हें जानना था कि पियर्स उस यूरेनियम के साथ क्या क्या कर सकता है। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि उस यूरेनियम का इस्तेमाल एक लो ग्रेड डर्टी बॉम्ब बनाने में किया जा सकता है, जिसके धमाके का रेंज कई स्क्वायर किलोमीटर तक का हो सकता है। दूसरी ओर पाउस एक साइंटिस्ट को भी किडनैप कर चुका था, जिसका नाम था फरीद। ये दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते थे और ये भी कि पियर्स आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर वो इस बम को क्यों बनाना चाहता है? तो बात ऐसी है कि वो इसे फ्रेंच गवर्नमेंट को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल करेगा, न कि किसी को मारने के लिए। उसे तो बस प्रेसिडेंट को बेनकाब करना है, उनकी सारी पॉलिटिकल पावर छीननी है, जिसका उन्होंने अपने फायदे के लिए दुरुपयोग किया। इसके बाद फरीद बम को बनाने में जुट गया। दूसरी तरफ DGSC को एक बड़ी लीड हाथ लगी थी। उन्हें एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला था जो आगंदाब से था। ये अफगानिस्तान की वही जगह है जहां पर पियर्स तैनात था। हो ना हो पियर्स के साथ उसका जरूर कोई लिंक हो सकता है। ये तुरंत उस फ्लैट पर पहुंचे तो वो लॉक था। ज़ारा किसी तरह जुगाड़ बनाकर अंदर गई तो हैरान रह गई। इनके हाथ जैकपॉट लग चुका था। ये किसी एरे गैरे का नहीं बल्कि पियर्स की बेटी एलिना का फ्लैट था। लूकस बाहा की हालात पर नजर बनाए रखा। इस दरमियान ये फौरन एयर डक वगैरह के अंदर कैमरा फिट करना शुरू कर दिए। तब तक एलिना का मंगेतर समी भी आ पहुंचा। उसके घर के अंदर दाखिल होने के बाद ज़ारा किसी तरह दबे पांव निकल भागे, जिसके बाद उन पर हर वक्त नजर रखा जाने लगा। अगले दिन ये इमिग्रेशन ऑफिस के एजेंट बनकर उस होटल पर धावा बोल दिए जहां एलिना काम करती थी। ID इंस्पेक्शन करने के बहाने एलिना से भी उसका पासपोर्ट और फोन ले लिया गया। विंसेंट उससे पूछताछ करने लगा। तब तक ये एलिना के फोन को क्लोन कर लिए, साथ ही साथ उसके पासपोर्ट के अंदर GPS ट्रैकर भी लगा दिए। ये सब काम करते हुए विशेष ध्यान रखा गया ताकि एलिना को किसी भी प्रकार का कोई संदेह न हो। मगर वो तो इनसे भी चालाक निकली। पहले सब कुछ ठीक होने का दिखावा की और फिर अगली सुबह समी जब सो रहा था तो घर से भाग निकली। DGSC वाले फौरन उसके पीछे पड़ गए। दूसरी तरफ फरीद बम बनाने के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुका था। उसने बड़ी सावधानी से यूरेनियम कंटेनर को फ्रीज से बाहर निकाला और बम के अंदर फिक्स कर दिया। यानी अब ये बम बनकर तबाही मचाने के लिए रेडी हो चुका है। बम बनाने के बाद पियर्स ने फरीद को देश से बाहर भिजवाने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि ये उसके देश से बाहर जाने के बाद ही अपना अगला कदम उठाने वाले थे। इधर एलिना इनको धूर्त बनाकर गायब हो गई। इन्हें उसका पासपोर्ट एक डस्टबिन में मिला, जिसके अंदर इन्होंने ट्रैकर लगाया हुआ था। यहाँ से वो अपने डैड के पास पहुंची। ये दोनों बाप बेटी काफी सालों बाद मिल रहे थे। उसे देख पियर्स बिल्कुल हैरान था, क्योंकि वो हूबहू अपनी माँ की जैसे दिख रही थी। वही एलिना उनसे नाराज थी, क्योंकि वो यहाँ अपने मंगेतर के साथ मेहनत मजदूरी करके हंसी खुशी जीवन गुजार रही है। लेकिन उनकी वजह से सब बर्बाद हो गया। उसका क्या होगा? अब उसके मंगेतर का क्या होगा? उसने पियर्स को लाख मनाया कि वो जो भी कर रहे हैं उसे फौरन रोकते। आज अगर उसकी माँ होती तो उन्हें ये सब करने नहीं देती। पर पियर्स किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं था। उसने उसे बेल्जियम के रास्ते यहाँ से बाहर भेजने का प्लान बना लिया था। एलिना अपने रूम में जैसे ही अकेले हुई एक बर्न फोन से अपने होटल फोन की। समी को बताई कि वो कुछ दिनों के लिए पेरिस से बाहर जा रही है। पता चला कि इस होटल का फोन भी सर्विस लाइन पर था। DGSC वाले उनकी सारी कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ ही देर में वो एलिना को ट्रैक कर लिए, जिसके बाद एक पूरी बटालियन उन्हें पकड़ने निकल पड़ी। उनके निकलते ही किसी ने फ्रेया को मैसेज कर दिया। शायद कोई DGSC का ऑफिसर इनसे मिला हुआ था। भागने के लिए इनके पास सिर्फ 5 मिनट थे। इतने में टास्क फोर्स वाले आ धमके, इस बात से बेखबर कि उनके आने की खबर पियर्स को लग चुकी थी, जिसके चलते सीढ़ी पर कदम रखते ही उनके 2 आदमी मारे गए। कवर लेकर वो ग्रेनेड फेंकने वाले को निशाना बनाए, फिर मेन दरवाजे पर पहुंचे। पता चला कि मेन दरवाजे पर बूबी ट्रैप लगा हुआ था, जिसके चपेट में एक जवान आ गया। अंदर कदम कदम पर खतरा था तो वही फ्रेजा और पियर्स गन लेकर उनके अंदर आने के इंतजार में ही थे। किसी तरह हेलीकॉप्टर आने तक उनको रोक कर रखना था। टास्क फोर्स के जवान जैसे ही अंदर दाखिल हुए गोलियों से छलनी कर दिए गए। सामने से अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ज़ारा छत के रास्ते जाने के जुगाड़ में लग गई। तब तक हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। इससे पहले कि वे भागते एलिना ज़ारा के गन पॉइंट पर थी। ज़ारा को छोड़ने के बदले पियर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रेया उसे लेकर निकल भागी, जबकि जेकब पियर्स पकड़ा गया। उसे फौरन DGSC के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां पर उससे बम के बारे में पूछताछ शुरू की गई। लेकिन वो मुंह खोलने के बजाय अजीब अजीब हरकतें करने लगा। असल में तालिबानी उसे इसी पोजीशन में घंटों तक बिठा कर रखते थे और हाथ के हिलने पर ब्लू टॉर्च से जलाते थे।
उसके कहने का मतलब तो यही था कि वे चाहे जो भी कर ले वो अपना मुंह नहीं खोलने वाला। अगला दिन इसी असमंजस में निकल गया। फिर इनके दिमाग की बत्ती जली। ये न्यूज वगैरह में फैला दिए कि इस रास्ते जेकब पियर्स को फलाने जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। उसी टाइम नकली पियर्स को जेल की बस में बैठाकर पुलिसकर्मी निकल पड़े। ठीक उनके पीछे एक रेड ऑफिसर्स की टुकड़ी भी थी, ताकि पियर्स के साथ ही उसे जैसे ही छुड़ाने आएंगे ये उनको पकड़ लेंगे। लेकिन इनका ये तलकीब भी फेल हो गया, क्योंकि इनका कोई आदमी पियर्स से मिला हुआ था। असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसी रेड ऑफिसर्स में से एक थी जो नकली पियर्स को दूसरे जेल में शिफ्ट करने ले जा रहे थे। उसने अपने ही साथियों से छल किया, पर उसके लोग उन सभी रेड ऑफिसर्स के जवानों को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहन लिए। इनका मकसद आप लोग समझ ही चुके होंगे। इस लेडी ऑफिसर का नाम था सिमोन, जिसके चलते किसी ने इनका पहचान नहीं पूछा और ये बड़े आराम से डीजीएसई खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए। सिमोन यही तक नहीं रुकी, उसने बहाने से विंसेंट को नीचे बुला लिया ताकि लिफ्ट में ही उसका काम तमाम करवा सके। हालांकि वो गन कॉक करते ही सतर्क हो गया। दोनों के बीच गन की छीना झपटी शुरू हो गई। आखिरकार विंसेंट ने उसे निपटा दिया। अगले पल जारा को सतर्क किया कि पियर्स को छुड़ाने रेड ऑफिसर्स के भेष में आतंकी हेडक्वार्टर में घुस आए हैं। तभी लाइट भी कट गई, ऊपर से बैकअप जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये सब उन्हीं आतंकवादियों का किया धरा था। जारा उन आतंकवादियों से पियर्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं था। मौका मिलते ही वो भाग निकला। यहीं पर उन्हें सिमोन की असलियत पता चली। असल में वही पियर्स को खबर लिख कर रही थी। देखते ही देखते वो पियर्स को छुड़ाकर भाग निकली। इनके सारे गाड़ी भी ब्लास्ट कर दिए ताकि ये उनका पीछा न कर सके। ये बात इनके गले नहीं उतर रहा था कि सिमोन ऐसा कुछ कर सकती है। उसे तो बहादुरी वगैरह के लिए अवार्ड भी मिले थे। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन वगैरह चला। फिर शाम को हम पियर्स और उसकी आर्मी को देखते हैं, जो बम को पेरिस के बीचों बीच पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे थे। अगली सुबह तक इसकी जानकारी विंसेंट को दे दी गई, जिसे सुनकर वो फौरन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। उनसे मिलकर बताया कि पेरिस में कहीं पर वो बम लगा चुके हैं। अगर वो 48 घंटे के अंदर अपने आप को उसके हवाले नहीं करती तो वो बम को ब्लास्ट कर देगा। ये मामला काफी गंभीर था, इसमें हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए प्रेसिडेंट ने देश के सेकंड सर्वोच्च आर्मी जनरल के साथ इस मसले पर मीटिंग किया। असल में पियर्स ने जितना यूरेनियम चुराया है उससे 4 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया क्षतिग्रस्त हो सकता है। वही ये पानी में मिल जाए तो इसकी तबाही का दायरा और बढ़ जाएगा कि आदमी शहर के चप्पे चप्पे पर बम को तलाश रहे हैं। अगर समय रहते बम नहीं मिला तो इन्हें पूरे पेरिस को खाली करवाना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। या फिर एक और रास्ता था, प्रेसिडेंट अपने आप को पियर्स के हवाले कर दे, और वो इसके लिए तैयार भी थी। लेकिन जनरल और बाकी ऑफिसर्स इस फैसले के खिलाफ थे। वे आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेक सकते। अब तक डीजीएसई वाले सिमोन का पूरा बैकग्राउंड खंगाल चुके थे। उन्हें सिमोन की बहन के मंगेतर के बारे में पता चला, जो पियर्स की बटालियन के साथ अफगानिस्तान में था और बाकियों की तरह वो भी मारा गया था। इसीलिए सिमोन पियर्स का साथ दे रही थी। ये फौरन सिमोन की बहन के घर पर छापा मारे। वो घर पर ही थी और कहीं निकलने के लिए बैग पैक कर चुकी थी। इनके पूछने पर पहले तो वो मना करने लगी कि सिमोन के कहने पर वो पेरिस नहीं छोड़ रही। तभी उन्हें एक बर्नर फोन मिला जिस पर सिमोन ने मैसेज किया था। सिमोन का फोन नंबर मिलते ही विंसेंट उसे सर्विस लाइन पर लगवा दिया ताकि उसका लोकेशन कॉल, मैसेजेस वगैरह ट्रैक किया जा सके। लोकेशन मिलते ही वो उस बिल्डिंग में छापा मारने पहुंच गए जिस घर से सिमोन का लोकेशन मिला था। अंदर दाखिल हुए तो पूरा घर सुनसान पड़ा था। वहां पर वो नहीं थी, ऐसा उन्हें लग रहा था, मगर वो तो वहीं पर बेड के अंदर छिपी थी। जब रेड ऑफिसर्स बाकी फ्लैट की तलाशी लेने चले गए तो वो चुपके से बाहर निकले और जारा पर टूट पड़ी। दोनों के बीच झड़प के बाद आखिरकार इन्होंने सिमोन को गोली मारकर बंदी बना लिया। फिर बताए कि उसकी बहन अभी भी पेरिस में ही है। अगर बम फटा तो इसमें उसकी बहन और उसके कोख में पल रहा बच्चा भी मरेगा और इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। असल में उसकी बहन भी नहीं चाहती थी कि सिमोन इस तबाही का कारण बने। काफी समझाने बुझाने तथा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार वो अपनी बहन की बात मानकर इन्हें बम का लोकेशन बता दी। सिमोन के मुताबिक पियर्स का एक आदमी कैमरा लगाकर उस बम का लाइव फुटेज पियर्स को भेज रहा है और हर 15 मिनट में पियर्स को कॉल करता है। अगर वो बम को वश में करने जाते भी हैं तो पियर्स को पता चल जाएगा। इसलिए पहले इन्हें उस शख्स को मारना होगा जो बम पर नजर बनाए हुए है। इसी 15 मिनट में उन्हें उस कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो को चलाना है और बम को भी वश में करना है। ये बात प्रेसिडेंट को भी पता चल चुकी थी। इधर हमें एक शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर के बारे में पता चलता है जो फ्रेया को कमांड कर रहा है। मतलब वो प्रेसिडेंट जूलियट की सत्ता गिराने और पेरिस में दहशत फैलाने के लिए शुरू से ही इन्हें फंड कर रहा है। वो ये सब क्यों करवा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।
उधर डीजीएसई के हैकर ने पियर्स के लाइव फीड को हैक कर लिया है। अपने प्लान के मुताबिक ये उस बिल्डिंग में घुसकर पियर्स के आदमी को मार गिराए। इस बीच कैमरा स्टैंड भी गिर पड़ा। वो तो शुक्र है कि इस वक्त पियर्स खाना लेने गया था, वरना इनका प्लान शुरू होते ही खत्म हो गया होता। किसी तरह ये रिकॉर्डिंग प्ले किए जिसकी पियर्स को भनक तक नहीं लगी। हालांकि जिस पैन में बम है उस पर किसी को स्टिकर चिपकाते हुए नोटिस कर लिया। उधर वे रिकॉर्डिंग चलाकर बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक बंदे को भेज चुके थे। बम का निरीक्षण करने के बाद पता चला कि उसे इस बम को वश में करने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में बम फट भी सकता था। इतने देर में तो पियर्स को पता चल जाएगा, इसलिए ये बम को टनल की तरफ ले भागे ताकि इससे तबाही कम से कम हो। वही पियर्स ने अपने आदमी को कॉल लगाया तो उसने रिसीव नहीं किया। इतने में उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो स्टिकर चिपका रहा था। पियर्स ने तुरंत कैमरे को रीसेट कर दिया, जिससे इनकी पोल खुल गई। कैमरा फिर से लाइव हो चुका था। अगले पल उसने विंसेंट को फोन किया। उसे कन्वेंस करना चाहा कि वो ये सब रोक सकता है, बस उसे प्रेसिडेंट को उसके पास लाना है। हालांकि विंसेंट के लिए ये आसान नहीं था, फिर भी उसे उसकी बात माननी पड़ी। डेडलाइन पूरे होने में अभी भी वक्त था। उसके कहे मुताबिक सभी पुलिस यूनिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड को वैन से दूर कर दिया गया। बम को वश में करने का ऑपरेशन नाकाम रहा। ये बात प्रेसिडेंट को भी पता चली। अब उनके पास सोचने समझने का टाइम नहीं बचा था, इसलिए प्रेसिडेंट ने पेरिस वासियों को बड़े दुख के साथ इस यूरेनियम बम की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने शहर को खाली करने का भी आदेश दिया। ये सब जानकर पियर्स निराश तो हुआ, पर रुका नहीं, बल्कि अगला निशाना जारा के फ्रेंड थिया को बनाया। हालांकि वो जारा के कहने पर पेरिस कब का छोड़ चुकी थी, फिर भी वो इनके नजरों से बच नहीं पाई। यूरेनियम बम वाला न्यूज पेरिस में आग की तरह फैल चुका था। लोग शहर छोड़ने के लिए जद्दोजहद में लगे थे। पेरिस से बाहर निकलने वाला हर रास्ता जाम हो चुका था। वही इस न्यूज के चलते फ्रेंच स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की हालत पतली हो चुकी थी। वो अपना पैसा धड़ल्ले से निकालना शुरू कर चुके थे। मार्केट को क्रैश करने के पीछे फ्रीया के बॉस का हाथ था, जिसने स्टॉक शॉर्ट करके अथाह पैसा कमाया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो पियर्स को भी खत्म करने का हुक्म दिया, क्योंकि इनके लिए पियर्स बस एक मोहरा था। दूसरी ओर इससे निपटने के लिए जारा के दिमाग में एक प्लान चल रहा था, जिससे प्रेसिडेंट जूलियट की सरकार भी गिरने से बच जाएगी। वे उन्हें सौंपने के लिए पियर्स के पास ले जाएंगे। प्रेसिडेंट के पास गन होगी, जिससे वो पियर्स को मारकर जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे। मामला चटपट खत्म हो जाएगा। हालांकि ये आसान तो नहीं होने वाला था, फिर भी विंसेंट इसके लिए राजी हो गया। इसके बाद विंसेंट प्रेसिडेंट से मिलने उस बंकर में पहुंचा जहां पर वो सुरक्षित थी। प्रेसिडेंट से मिलने का जो प्रोसेस था उसको पूरा करने के बाद विंसेंट उनसे मिला, फिर सारा मामला समझाया, जिससे वो जनता की नजरों में एक बार फिर हीरो बन सकती थी। जूलियट इसके लिए तैयार तो हो गई, मगर उनकी सिक्योरिटी ही इस बंकर से उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। विंसेंट इसका भी जुगाड़ करके आया था। उसने जूलियट को बेहोश किया, फिर खुद डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उन्हें क्या हुआ है, इसलिए तुरंत उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया। पर वो हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, बल्कि हाईजैक हो गया। हालांकि विंसेंट को इसके लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन उसने कर लिया। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर का रेडियो बंद होते ही हेडक्वार्टर में खलबली मच चुकी थी। वे प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए उनके पीछे एक और टुकड़ी रवाना किए। तब तक विंसेंट हेलीकॉप्टर को एक सुरक्षित जगह लैंड करवा चुका था। ये प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड वगैरह को वही बांध कर रफू चक्कर हो गए और जाकर एक टनल के अंदर पनाह लिए। वहीं पर विंसेंट ने प्रेसिडेंट को गन चलाना भी सिखाया। अगली सुबह पियर्स के लिए सबसे अहम दिन था। वो अपना यूनिफॉर्म और मेडल्स पहनकर रेडी हुआ, ताकि जनता के सामने प्रेसिडेंट जूलियट को बेनकाब करने में कोई कसर बाकी न रहे। उसके लाइव जाने का सेटअप भी तैयार था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, प्रेसिडेंट लाइव आकर जनता के सामने कबूल करे कि अपने पार्टी के फंड के लिए उन्होंने पियर्स और उसके साथियों को धोखे से तालिबानियों के हवाले किया था। यही नहीं, उसने उनके परिवार को भी खत्म करवा दिया। अगले पल वो विंसेंट को लोकेशन भी भेज दिए। विंसेंट अब तक प्रेसिडेंट को गन चलाने की प्रेस्टिक करवा चुका था। आखिर में बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही उन्हें पियर्स को गोली मारना है। सब कुछ सोचने विचारने के बाद ये पियर्स के अड्डे पर निकल चले। तभी प्रेसिडेंट को ढूंढने निकली हेलीकॉप्टर ने इन्हें ढूंढ लिया। इनके पास भी उनको बेवकूफ बनाने के बहुत से तरीके थे। लूकस उनको बहकाने के लिए सबसे पहले कार लेकर टनल से निकला, जबकि ये हेलीकॉप्टर के जाने के बाद रवाना हुए। वहां पहुंचकर जारा और लुक सही पोजीशन लेने के लिए वहीं के एक बिल्डिंग पर गन लेकर तैनात हो गए, जहां से निशाना साधना आसान था। उनके सामने वो वैन दिख रहा था जिसके अंदर बम है। पियर्स और फ्रेहा उसी के अंदर थे। अब तक पियर्स भी समझ चुका था कि ये सब फ्रेंच स्टॉक मार्केट गिराने की उनकी स्ट्रेटजी है। पियर्स उनका मोहरा है जिसे अंत में मार दिया जाएगा।
लगे हाथ फ्रेया से पूछ भी लिया कि इस सब के बाद क्या तुम सच में मुझे मार दोगी? मारने का तो नहीं पता, पर ये उसने जरूर बता दिया कि उसे मारने के ऑर्डर्स उसे मिल चुके हैं। तभी विंसेंट आ पहुंचा। पियर्स ने कॉल करके प्रेसिडेंट को उसके हवाले करने को कहा। उसने ठीक वैसा ही किया। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। उसके पास एक हॉस्टेज था और वो कोई और नहीं बल्कि जारा की फ्रेंड थिया थी। उसके कनपट्टी पर गन सटाकर पियर्स ने अपनी बात मनवा ली। वे प्रेसिडेंट को लगभग वश में कर ही चुके थे। तभी जारा ने पियर्स पर गोली चला दी जो थिया के बाजू पर जा लगी। गोलीबारी में लूकस भी घायल हो गया। प्रेसिडेंट ने भी गोली चलने के बाद वही किया जैसा उनको सिखाया गया था। हालांकि गोली लगने के अगले क्षण उसने प्रेसिडेंट से गन छीन लिया। वो चाहता तो उन्हें मार देता, पर वो उनसे उनकी रेपुटेशन, उनकी लेगेसी छीनना चाहता था। उन्हें धक्के मारकर उस जगह ले गया जहां पर उनके कन्फेशन के लिए कैमरा लगाया गया था। बाकायदा प्रेसिडेंट को कैमरे के सामने बैठाया। तब तक फ्रेया भी कब देते हुए वापस लौट आई। कमरे को लॉक करने के बाद उसने पियर्स पर गन पॉइंट कर लिया, लेकिन वो उस पर गोली चला नहीं सकी और पियर्स को उसके हाल पर छोड़कर भाग निकली। इसके बाद पियर्स ने लाइव जाकर प्रेसिडेंट से कन्फेशन दिया, जिसमें वो स्वीकारी कि वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते पियर्स पर बम अटैक करवाई, जिसमें उसके 2 बच्चे सहित उसकी पत्नी भी मारी गई। पियर्स का एक बार से मन नहीं भरा। वो बार बार लगातार एक ही कन्फेशन देता रहा कि वो उसके परिवार की खूनी है। इतने में विंसेंट और जारा भी आ पहुंचे। विंसेंट ने उसके सामने सरेंडर कर दिया ताकि अब वो कोई गलती न करे। उसे प्रेसिडेंट का लाइव कन्फेशन चाहिए था। वो तो उसे मिल ही गया। फ्रांस के आवाम तक उसकी बात पहुंच चुकी है, लेकिन पियर्स इससे भी संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि प्रेसिडेंट के इस गलती को हमेशा के लिए याद रखा जाए। इससे पहले कि वो बम को विस्फोट करने वाले बटन को प्रेस करता, जारा पीछे के दरवाजे से आकर उसको गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद पियर्स प्रेसिडेंट को शूट किया, जिसके आगे विंसेंट आ गया। इस गोलीबारी में पियर्स की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन हम विंसेंट को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। इस समय प्रेसिडेंट हर एक न्यूज चैनल पर लाइव थी। वो फ्रांस के भोली भाली जनता को संबोधित करते हुए बताई कि पिछले दिनों उन्होंने जो कन्फेशन दिया था वो उनसे बंदूक की नोक पर बुलवाया गया था। असल में पियर्स पर बम अटैक की मंजूरी उन्होंने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री फिलिप बाइडेन ने दिया था। प्रेसिडेंट का इस ऑपरेशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब सुन विंसेंट समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड इतने झूठ बोल कैसे लेती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेरिस हैज फॉलन की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।